फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीपीएससी जीडीसी के यूनिट 2 सोशल प्रोसेसेस, यूनिट 3 क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और यूनिट 4 रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आई हूँ। इन तीनों यूनिट को टारगेट करके आज हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। यूनिट 1 मैंने सॉल्व करा दिया है, उससे संबंधित एमसीक्यू, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी मैंने कुछ एमसीक्यूज पहले करा दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये वीडियो जितना यूपीपीएससी जीडीसी के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही जीआईसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली टॉपिक्स आपके जीआईसी में भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर संस्कृति ग्रहण और आत्मसात्करण के बीच सबसे अच्छा अंतर स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, पर संस्कृति ग्रहण हमेशा एक सम्मिलित प्रक्रिया होती है, जबकि आत्मसात्करण हमेशा असम्मिलित होता है। ऑप्शन बी है, पर संस्कृति ग्रहण में अपनी मूल पहचान खोए बिना सांस्कृतिक लक्षणों को अपनाना शामिल है, जबकि आत्मसात्करण एक पूर्ण सम्मिश्रण जहां एक अधीनस्थ समूह अपनी विशिष्ट पहचान खो देता है। ऑप्शन सी, किसी भी संपर्क स्थिति में पर संस्कृति ग्रहण से पहले आत्मसात्करण होता है, और ऑप्शन डी, पर संस्कृति ग्रहण केवल भौतिक संस्कृति पर लागू होता है, जबकि आत्मसात्करण केवल अभौतिक संस्कृति पर लागू होता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, पर संस्कृति ग्रहण में अपनी मूल पहचान खोए बिना सांस्कृतिक लक्ष्यों को अपनाना शामिल है, जबकि आत्मसात्करण एक पूर्ण सम्मिश्रण है जहां एक अधीनस्थ समूह अपनी विशिष्ट पहचान खो देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति या समूह एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनके पुरस्कारों का वितरण सामूहिक स्वामित्व के बजाय उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन या आउटपुट के आधार पर किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह से कौन सी प्रक्रिया वर्णित करती है? ऑप्शन ए, शुद्ध सहयोग, ऑप्शन बी, विरोधी सहयोग, ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग, और ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष सहयोग। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बड़े हैं थोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मर्टन के तनाव सिद्धांत के अनुसार अलगाव निम्नलिखित में से किस अनुकूलन में गहराई से प्रकट हो सकता है, जहां एक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों दोनों को खारिज कर देता है? किसमें व्यक्ति संस्थागत लक्ष्यों और सांस्कृतिक लक्ष्यों दोनों को खारिज करता है? ऑप्शन ए, नवाचार में, ऑप्शन बी, कर्मकांड में, ऑप्शन सी, पलायनवादिता में, और ऑप्शन डी, विद्रोह में। तो ये खारिज करता है आपके पलायनवादिता, मतलब रिट्रीजम, जिसे हम वापसी भी कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटलीकरण के संदर्भ में डेविड हर्वे की समय स्थान संपीड़न, टाइम स्पेस कंप्रेशन की अवधारणा का तात्पर्य है कि डिजिटल सामाजिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन ए, परस्पर क्रिया करने वाले सामाजिक अभिनेताओं के बीच भौतिक दूरी को बढ़ाती हैं, ऑप्शन बी है, जीवन की गति को तेज करती हैं और स्थानीय बाधाओं को दूर करती हैं, जिससे सामाजिक अंतःक्रिया और समाजीकरण के तरीके बदल जाते हैं, ऑप्शन सी, स्वाभाविक इंटरनेट पहुंच के कारण सामाजिक अलगाव को असंभव बनाती हैं, और ऑप्शन डी, किसी भी प्राथमिक समाजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करती हैं। तो बताइए डिजिटल सामाजिक प्रक्रियाएं क्या करती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, जीवन की गति को तेज करती हैं और स्थानिक बाधाओं को दूर करती हैं, जिससे सामाजिक अंतःक्रिया और समाजीकरण के तरीके बदल जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः सांस्कृतिकरण और उच्च सांस्कृतिकरण मतलब एनकल्चरेशन मुख्य रूप से सामाजिकरण से भिन्न है, क्योंकि
ऑप्शन ए उच्च सांस्कृतिकरण एक जानबूझकर की जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया, जबकि समाजीकरण एक आकस्मिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी उच्च सांस्कृतिकरण विशेष रूप से किसी की विशिष्ट मूल संस्कृति के मूल्यों और व्यवहारों को सीखने और अपनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जबकि समाजीकरण किसी भी सामाजिक संरचना में फिट होने के लिए सीखने की व्यापक और आजीवन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी उच्च सांस्कृतिकरण केवल वयस्कता के दौरान होता है, और ऑप्शन डी समाजीकरण जैविक है, जबकि उच्च सांस्कृतिकरण विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसको डिफाइन कर रहा है ऑप्शन बी। उच्च सांस्कृतिकरण विशेष रूप से किसी की विशिष्ट मूल संस्कृति के मूल्यों और व्यवहारों को सीखने और अपनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जबकि समाजीकरण किसी भी सामाजिक संरचना में फिट होने के लिए सीखने की व्यापक आजीवन प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांत में मिथ्या चेतना की अवधारणा उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां बुर्जुआ वर्ग को एहसास होता है कि सर्वहारा वर्ग का उनका शोषण नैतिक रूप से गलत है। ऑप्शन बी सर्वहारा वर्ग अपने वास्तविक भौतिक हितों की गलत व्याख्या करता है और शासक वर्ग की प्रमुख विचारधारा को स्वाभाविक और सार्वभौमिक मानता है। ऑप्शन सी व्यक्ति आर्थिक संरचनाओं से असंबंधित मनोवैज्ञानिक भ्रम से पीड़ित होते हैं, और ऑप्शन डी तीव्र औद्योगिकरण के कारण समाज विसंगति की स्थिति में प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? मिथ्या चेतना क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है सर्वहारा वर्ग अपने वास्तविक हितों की गलत व्याख्या करता है और शासक वर्ग की प्रमुख विचारधारा को स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लेता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य जैसे कि इमानुएल दुर्खिम से अपराध और विचरण क्राइम एंड डेविएंस को देखा जाता है। ऑप्शन ए रोग विज्ञानिक घटनाएं जिन्हें समाज के अस्तित्व के लिए पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी समान और आवश्यक तत्व जो सामूहिक भावनाओं को सुदृढ़ करते हैं और एक स्वस्थ समाज में नैतिक सीमाओं को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन सी केवल पूंजीवादी लालच और शोषण का परिणाम, और ऑप्शन डी व्यक्तिगत अनुवांशिक पूर्व वृत्ति का एक उत्पाद। तो बताइए इमानुएल दुर्खिम ने अपराध और विचरण को कैसे देखा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी समान और आवश्यक तत्व जो सामूहिक भावनाओं को सुदृढ़ करते हैं और एक स्वस्थ समाज में नैतिक सीमाओं को परिभाषित करते हैं। मतलब अपराध को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना था किसने? इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकासवादी सिद्धांत में सामाजिक प्रणालियों और जैविक निकायों के बीच एक सख्त सादृश्यता खींची। इस ढांचे के अनुसार जैसे जैसे समाजों का विकास होता है वे आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए असंबद्ध समरूपता से विषम रूपता की ओर। ऑप्शन बी जटिल विभेदीकरण से सरल एकरूपता की ओर। ऑप्शन सी यांत्रिक एकजुटता से जैविक एकजुटता की ओर, और ऑप्शन डी सामंतवाद से पूंजीवाद और फिर साम्यवाद की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए असंबद्ध समरूपता से विषम रूपता की ओर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संरचनात्मक सिद्धांत मानव व्यवहार की व्याख्या करते समय आमतौर पर नैतिक रूप से किसे प्राथमिकता देते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत एजेंसी, स्वतंत्र इच्छा और मनोवैज्ञानिक विकल्प को। ऑप्शन बी आमने सामने की बातचीत के दौरान अभिनेताओं द्वारा सौंपे गए अर्थ और व्याख्याओं को। ऑप्शन सी समष्टि स्तर की सामाजिक व्यवस्थाएं, संस्थाएं, नेटवर्क जो व्यक्तिगत कार्रवाई को बाधित और आकार देते हैं, और ऑप्शन ए जैविक प्रवृत्तियां और विकासवादी अनुवांशिकता को। तो बताइए शास्त्रीय संरचनात्मक सिद्धांत किसे महत्व देते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी समष्टि स्तर, मतलब माइक्रो लेवल की सामाजिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, नेटवर्क जो व्यक्तिगत कार्रवाई को बाधित और आकार देते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शास्त्रीय ढांचा इस बात पर जोर देता है कि समाज का निर्माण उन व्यक्तिपरक अर्थों के माध्यम से होता है जो व्यक्ति अपने सामाजिक कार्यों से जोड़ते हैं, न कि वस्तुनिष्ठ बाहरी संरचनाओं द्वारा निर्धारित होने से? ऑप्शन ए विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रियावादी सिद्धांत, ऑप्शन सी समष्टि संरचनात्मक प्रकारवाद, और ऑप्शन डी संरचनात्मक मार्क्सवाद। तो बताइए सब्जेक्टिव मीनिंग की बात किसमें की जाती है? तो ये बात की जाती है अंतःक्रियावादी सिद्धांत, इंट्रोडक्शनल थ्योरी में।
व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने संघर्ष को एक विशुद्ध रूप से विनाशकारी प्रक्रिया न मानकर इसे संबद्धता या सहचारी रूप एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ एसोसिएशन के रूप में देखा है, जो संरचनाओं के भीतर एकीकरण को बनाए रखने में मदद करती है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन सी रॉब बेनेडॉफ ने और ऑप्शन डी लुईस क्लोजर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ एसोसिएशन की बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण समाज की संस्कृति के बच्चे के व्यक्तित्व में अंतरीकरण है या मानक परिभाषा किस प्रकारवादी विचारक द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम द्वारा, ऑप्शन बी टार्कर पार्सन द्वारा, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन द्वारा और ऑप्शन डी चार्ल्स फूले द्वारा। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को दिया है टार्कर पार्सन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किस विचारक ने पर संस्कृति ग्रहण से अंतर स्पष्ट करने के लिए संरचनात्मक आत्मसातकरण की सप्त स्तरीय अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए रॉबर्ट एजरा पार्क ने, ऑप्शन बी मिल्टन गॉर्डन ने, ऑप्शन सी मेलवेल हॉस्कोविट्ज ने और ऑप्शन डी क्लार्क विस्तर ने। तो बताइए संरचनात्मक आत्मसातकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो इसका प्रयोग किया है मिल्टन गॉर्डन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में श्रमिक सबसे अंत में किस संरचनात्मक बिंदु से अलग हो जाता है? सबसे अंत में बताना है। ऑप्शन ए उत्पादन की वस्तु से, ऑप्शन बी उत्पादन क्रिया से, ऑप्शन सी साथ ही श्रमिकों से और ऑप्शन डी अपनी स्वयं की मानव प्रकृति और आत्म से। वैसे तो वो सबसे ही अलग होता है, उत्पादन की वस्तु से भी, उत्पादन की क्रिया से भी और साथ ही श्रमिकों से और अपने स्वयं से भी। आपको बताना है अंत में सबसे किससे अलग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, अपनी स्वयं की मानव प्रकृति और आत्म से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः सांस्कृतिकरण और उत सांस्कृतिकरण विशिष्ट रूप से प्रतिपादन किस सांस्कृतिक मनोविज्ञानी ने यह समझाने के लिए किया था कि एक व्यक्ति बचपन से ही अपनी ही मूल संस्कृति को कैसे सीखता है? ऑप्शन ए मार्गरेट मीड, ऑप्शन बी मेलविले हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन सी ईबी टायलर, ऑप्शन डी ब्रोनिला मेलिनोव्स्की। तो इस परिभाषा संबंधित है हर्स्कोविट्ज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमानुएल दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में यांत्रिक से जैविक एकजुटता में संक्रमण के पीछे के प्राथमिक कारण को समझाने के लिए किस सामाजिक आकार की अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन बी भौतिक और नैतिक घनत्व, ऑप्शन सी सामूहिक चेतना और ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक विसंगति। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी भौतिक और नैतिक घनत्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इरविंग वॉफमैन ने दैनिक जीवन में प्रकटन प्रबंधन इंप्रेशन मैनेजमेंट को समझाने के लिए किस संरचनात्मक रंगमंच रूपी ढांचे का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए प्रकटनाशास्त्र, ऑप्शन बी लोकविधि विज्ञान, ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक नामवाद। इंप्रेशन मैनेजमेंट के लिए किसका प्रयोग किया है? काफी इजी क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र। डर्माटर्जी इसकी पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई परिस्थिति समूह अपने एकाधिकार वाले विशेषाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अन्य समूहों को आर्थिक और सामाजिक अवसरों से वंचित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक अवरोधन या बंदीकरण, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष और ऑप्शन डी शोषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सोशल क्लोजर, सामाजिक अवरोधन या बंदीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी मॉडल के अनुसार सामाजिक संरचनाएं लगातार एक सार्वभौमिक स्वरूप के माध्यम से आगे बढ़ती हैं जो परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन ए कोहेरेंट होमोजेनिटी से कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी की ओर, मतलब सम्मत विषम रूपता से असम्मत समरूपता की ओर। ऑप्शन बी है असम्मत समरूपता से विषम समरूपता की ओर। ऑप्शन सी है मिलिट्री सोसाइटी, मतलब सैनिक समाज से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर। और ऑप्शन डी है सिंपल सोसाइटी से कंपाउंड सोसाइटी, सरल समाज से जटिल समाज की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, असम्मत समरूपता से सम्मत विषम रूपता की ओर बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्पर्धा एक निरंतर चलने वाली लेकिन अवैयक्तिक है। क्या है? अवैयक्तिक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष सविराम और व्यक्तिक होता है। यह अवधारणात्मक भेद किन समाजशास्त्रियों द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, ऑप्शन बी किंग्से डेविस, ऑप्शन सी है पार्क और बर्जेस, और ऑप्शन डी किम्बल यंग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, पार्क और बर्जेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें आपको बताना है सामाजिक अवरोधन किससे संबंधित है? एजिल आवश्यकताएं, सामाजिक आकार की और नाट्यशास्त्र। ये आपके कोर्स दिए हैं, मैच कीजिए आप लोग। तो सोशल क्लोजर की बात कौन करते हैं? ये करते हैं आपके मैक्स वेबर। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। एजिल फंक्शंस की बात करते हैं पार्सन, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं इमाइल दुर्खिम, तो सी का हो जाएगा हमारा 4। और डर्माटोलॉजी इरविंग गॉफमैन, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 2143 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मैच ऑफ द फ्लोविंग है, मैच कीजिए। ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, फर्स्ट प्रिंसिपल और दास कैपिटल। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है किंग्से डेविस ने, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये पुस्तक लिखी है आर के मर्टन ने, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। फर्स्ट प्रिंसिपल ये पुस्तक लिखी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो सी का हो जाएगा हमारा 4। और दास कैपिटल ये पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 2143 किसमें है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। सहचारी संघर्ष, संरचनात्मक आत्मसातकरण, फिर है मनो जैविक प्रकारवाद, और फिर है पूंजी का जैविक संयोजन। मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट एज एन एसोसिएटिव फॉर्म, सहचारी संघर्ष की बात कौन करते हैं? ये करते हैं जॉर्ज सीमेन। ए का हो गया आपका 2। स्ट्रक्चर एसिमिलेशन अभी मैंने बताया ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये है मिल्टन गॉर्डन का, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है मनोजैविक प्रकारवाद, इसकी बात कौन करते हैं? बी मैनवस्की करते हैं, सी का हो जाएगा हमारा 4। फिर है पूंजी का जैविक संयोजन, इसकी बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 2143 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके असर्शन और रीजन का है। असर्शन दिया है ए, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव केवल मनोवैज्ञानिक भावना नहीं है बल्कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में निहित एक वस्तुनिष्ठ संरचनात्मक स्थिति है।
रीजन दिया है पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिक को उत्पादन के साधनों, उत्पादन की क्रिया, उत्पाद और अंततः उसकी मानव प्रकृति से अलग करती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एसर्शन या रीजनिंग करते हैं तो अगर हम लोग इंग्लिश में करते हैं तो बीच में क्या बिकॉज जोड़ते हैं, देखते हैं इसका व्याख्या कर रहा है नहीं, और इसमें हिंदी में क्योंकि शब्द जोड़ते हैं। स्टेटमेंट आपका बन दिया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव केवल एक मनोवैज्ञानिक भावना नहीं है बल्कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में निहित एक वस्तुनिष्ठ संरचनात्मक स्थिति है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक को उत्पादन के साधनों, उत्पादन की क्रिया, उत्पादन और अंततः उसकी मानव प्रकृति से अलग करती है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके असर्शन और रीजन का है, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। असर्शन दिया है, टॉल्कर पार्सन ने तर्क दिया कि समाजीकरण एक रूढ़िवादी और अपरिवर्तनवादी तंत्र है जो सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। कारण दिया है, समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों और मानदंडों को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत प्रेरणा सामाजिक भूमिकाओं की अपेक्षा के अनुरूप हो जाती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, टॉल्क्वार्सन ने तर्क दिया है कि समाजीकरण एक रूढ़िवादी और अपरिवर्तनवादी तंत्र है जो सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है, क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों और पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत प्रेरणा सामाजिक भूमिका की अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाती है। बताइए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके सेशन और रीजन का है। एसेशन दिया है, मिल्टन गार्डन इस बात पर जोर देते हैं कि पर संस्कृतिकरण स्वतः ही संरचनात्मक आत्मसातकरण की गारंटी नहीं देता या उस तक नहीं ले जाता है। रीजन दिया, बहुसंख्यक प्रभावशाली समूह अल्पसंख्यक समूहों को अपने सांस्कृतिक लक्षणों को अपनाने की अनुमति तो स्वेच्छा से दे सकते हैं, परंतु प्राथमिक गुटों नेटवर्क संस्थानों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित कर देते हैं। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सारे ऑप्शन वही दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का ये भी क्वेश्चन है। आपकी मैंने पेपर थोड़ा सा लेंदी बनाने की कोशिश की है क्योंकि आप लोग कहते हैं काफी इजी क्वेश्चन मैं देती हूँ। असर्शन है, इरविंग गॉफमैन ने नाटकीय शास्त्रीय दृष्टिकोण से नेपथ्य एक ऐसा संस्थान है जहां अभिनेता सामाजिक भूमिकाओं के सभी रूपों को पूरी तरह से त्याग देता है और अपने वास्तविक बिना शर्त वाले आत्म को प्रकट करता है। कारण दिया, नेपथ्य अभिनेताओं को अपने चरित्र से बाहर निकलने और अपने मुखौटे को हटाने और उन गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है जो अग्रमंच पर बनाए रखे जाने वाले प्रभाव का खंडन या समझौता कर सकती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। जो पहले स्टेटमेंट दिया इरविंग गॉफमैन ने नाट्यशास्त्रीय दृष्टिकोण में नेपथ्य एक ऐसा स्थान है जहां अभिनेता सामाजिक भूमिकाओं के सभी रूपों को पूरी तरह से त्याग देता है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। सभी रूपों को वो नहीं त्यागता, क्योंकि उसका भी एक स्वयं का भी कुछ सेल्फ होता होगा ना, जो समाज में वैल्यू करता होगा, अपने वास्तविक और बिना शर्त वाले आत्म को प्रकट करता है। बाकी स्टेटमेंट जो टू दिए, नेपथ्य अभिनेताओं को अपने चरित्र से बाहर निकलने, अपने मुखौटे को हटाने और उन गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है जो अग्रमंच पर बनाए रखने वाले प्रभाव का खंडन और समझौता कर सकती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी आपको किसी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा समझौते के ऐसे रूप को संदर्भित करती है जहां विरोधी पक्ष मौलिक मुद्दों पर असहमत होने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन विशिष्ट कार्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यशील संबंध स्थापित करते हैं। ऑप्शन ए अधीनता, ऑप्शन बी मोडस विवेंडी, ऑप्शन सी समन्वयवाद और ऑप्शन डी मध्यस्थता। तो बताइए इसे क्या कहेंगे। तो इसे कहा जाता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी मोडस विवेंडी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो दो विरोधी पक्ष होते हैं वो अपने मूलभूत मतभेदों को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाते हैं और वो एक दूसरे से सहमत होने के लिए असहमत हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वे एक ऐसा कार्यशील संबंध तैयार करते हैं जिससे दैनिक कार्य या विशिष्ट लक्ष्य बिना किसी टकराव के चलते रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, दो जो पक्ष होते हैं वो अपने क्या मतभेदों को सुलझा नहीं पाते, फिर किसी प्रकार सहमति और असहमत होकर अपने कार्यों को चलाते रहते हैं, इसे कहते हैं मोडस विवेंडी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिक समाजों में वह परिघटना जहां द्वितीयक समूह उत्पादक बढ़ाने के लिए एक छोटे समूह की भावनात्मक निकटता और प्राथमिक जैसे बंधनों को अपनाते हैं, समाजशास्त्रियों द्वारा क्या कहलाता है ये। ऑप्शन ए छद गेमेंसॉफ, ऑप्शन बी नौकरशाही जड़ता, ऑप्शन सी द्वितीयक समाजीकरण की विफलता और ऑप्शन डी जैविक एकीकरण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसे कहा जाता है पुसूडो गेमेंसॉफ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस कोजर का तर्क है कि जब एक अत्यधिक एकीकृत सामाजिक व्यवस्था के भीतर सामाजिक संघर्ष होता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन ए यह अनिवार्य रूप से संरचनात्मक कोर के पूर्ण पतन की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी यह एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में कार्य करता है जो मानदंडों को पुनर्जीवित करता है और संरचनात्मक लचीलापन बनाए रखता है, ऑप्शन सी यह प्राथमिक समाजीकरण की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर देता है और ऑप्शन डी यह जैविक एकजुटता को वापस यांत्रिक एकजुटता में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यह एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में कार्य करता है जो मानदंडों को पुनर्जीवित करता है और संरचनात्मक लचीलापन बनाए रखता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ दी है आपकी कॉन्सेप्ट और दूसरी तरफ है राइटर्स। ये है आपका कॉन्सेप्ट, अग्रिम समाजीकरण, दर्पण, आत्म सिद्धांत, समाजीकरण के चरण और व्यक्तिवाद का पंथ। C.H. कुले, रॉबर्ट के मर्टन, इमाइल दुर्खिम और सिगमंड फ्रायड। मैच कीजिए कौन किससे संबंधित है।
तो आर के मर्टन जो है वो संबंधित है अग्रिम समाजीकरण, मतलब एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन से। ए का हो जाएगा हमारा 2। आत्मदर्पण के सिद्धांत से कौन संबंधित है? CH फुले। बी का हो जाएगा हमारा 1। समाजीकरण के चरण से कौन संबंधित है? सी का हो जाएगा हमारा 4। फिर है इमानुएल दुर्किम व्यक्तिवाद के पंथ, कल्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म से संबंधित है इमानुएल दुर्किम। तो डी का हो जाएगा हमारा 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क विस्लर द्वारा सांस्कृतिक प्रसार के वैचारिक मॉडल में वह केंद्रीय बिंदु जिससे सांस्कृतिक लक्षण उत्पन्न होते हैं और बाहर की ओर फैलते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक फोकस कहलाता है, ऑप्शन बी सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक केंद्र कहलाता है और ऑप्शन डी सांस्कृतिक सीमांत कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है? क्लार्क विस्लर द्वारा सांस्कृतिक प्रसार के वैचारिक मॉडल में वह केंद्रीय बिंदु जिससे सांस्कृतिक लक्षण उत्पन्न होते हैं और बाहर की ओर फैलते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संस्कृति केंद्र, कल्चरल सेंटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर की समाज विज्ञान की पद्धति के अनुसार एक आदर्श प्रारूप क्या है? ऑप्शन ए एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसका नैतिक विवरण है। ऑप्शन बी ऐतिहासिक घटनाओं के अनुभविक अवलोकन से गणना किया गया एक सांख्यिकी औसत है। ऑप्शन सी वास्तविकता की तुलना करने के लिए कुछ एक तरफा दृष्टिकोणों पर जोर देकर बनाया गया एक वैचारिक उपकरण है। और ऑप्शन डी एक स्वाभाविक विकासवादी चरण जिससे हर समाज को गुजरना पड़ता है। तो बताइए आइडियल टाइप क्या है? तो ये एक प्रकार का वास्तविकता की तुलना करने के लिए कुछ एक तरफा दृष्टिकोणों पर जोर देकर बनाया गया एक वैचारिक उपकरण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एक्सेप्शन और रीजन का है, इसे पढ़िए आप लोग। एक्सेप्शन दिया है, इमानुएल दुर्किम ने तर्क दिया कि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है सामूहिक चेतना कमजोर और अधिक अमूर्त हो जाती है। कारण है जैविक एकजुटता तीव्र नैतिक एकरूपता के बजाय कार्यात्मक परस्पर निर्भरता और व्यक्तिगत विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने पूंजी की जैविक संरचना की अवधारणा का उपयोग किया और इस मामले में सी स्थिर पूंजी कांस्टेंट कैपिटल और बी परिवर्तनशील पूंजी वेरिएबल कैपिटल को दर्शाता है। मार्क्स के अनुसार जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है इस अनुपात का क्या होता है? ऑप्शन ए अनुपात घटता है क्योंकि परिवर्तनशील पूंजी बढ़ती है। ऑप्शन बी अनुपात बढ़ता है क्योंकि मशीनरी मानव श्रम शक्ति को विस्थापित कर देती है जिससे लाभ की दर गिरती है। ऑप्शन सी पूरे इतिहास में अनुपात स्थिर रहता है और ऑप्शन डी साम्यवाद आने पर यह शून्य हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, अनुपात बढ़ता है क्योंकि मशीनरी मानव श्रम शक्ति को विस्थापित कर देती है जिससे लाभ की दर गिरती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्पर पेरेटो के विशिष्ट चाल को अवशिष्टों का वर्गीकरण शास्त्रीय सिद्धांत में
प्रमुखता से आता है। सटेरियो मतलब सट्टाबाजी और लोमड़ियों के रूप में जाने जाने वाले अभिजात वर्ग के संचरण सर्कुलेशन ऑफ इलीट के लिए किस वर्ग के अवशिष्ट जिम्मेदार हैं? ऑप्शन है वन सम्मिश्रण के अवशिष्ट, ऑप्शन बी है वर्ग 2 के समूहों के स्थायित्व के अवशिष्ट, ऑप्शन सी है वर्ग 3 भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता और ऑप्शन ए वर्ग 4 सामाजिकता के अवशिष्ट। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन ए वर्ग 1 सम्मिश्रण के अवशिष्ट रेजिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगस्ट कॉम ने 3 स्तरों का नियम प्रस्तावित किया था। सबसे पहले तार्किक और धार्मिक स्तर के भीतर कौन से उपचरण सही कालक्रम में शामिल है? ऑप्शन है बहुदेववाद, एक देववाद और जीववाद, ऑप्शन बी है जीववाद, वस्तु पूजा, बहुदेववाद और एक देववाद, ऑप्शन सी एक देववाद, जीववाद और बहुदेववाद और ऑप्शन ए जीववाद, प्रत्यक्षवाद और अमूर्तता। तो इसमें आता है जीववाद, वस्तु पूजा, फिर है बहुदेववाद और एक देववाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ये क्रोनोलॉजी है धार्मिक स्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय विचारक ने तर्क दिया था कि समाजशास्त्र को पूरी तरह से सामाजिक आकार की सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और समान समाजशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी इमैनुएल डुर्कheim। तो बताइए सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी में किसने समाजशास्त्र को बांटा है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को? तो ये बांटा इमैनुएल डुर्कheim ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्फर पैरेटो ने अतार्किक क्रियाओं को 4 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अंध आदत के कारण की जाने वाली एक क्रमखंडीय क्रिया है जिसमें ना तो व्यक्तिपरक रूप से ना ही वस्तुनिष्ठ रूप से साधनों और लक्ष्यों के बीच कोई तार्किक संबंध होता है। किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी में, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी में, ऑप्शन सी है तृतीय श्रेणी में और ऑप्शन डी है चतुर्थ श्रेणी में। तो बताइए ये अवस्था किस श्रेणी में आएगी? तो ये आती है आपके फर्स्ट श्रेणी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने सत्ता के वर्गीकरण में करिश्माई सत्ता में एक अंतर्निहित संरचनात्मक अस्थिरता होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इस अस्थिर सत्ता को स्थिर, स्थायी, आर्थिक और कानूनी संरचना में बदल दिया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नौकरशाही अलगाव, ऑप्शन बी अनुग्रह का धर्मनिरपेक्षीकरण, ऑप्शन सी वैधता का सत्यापन और ऑप्शन डी करिश्मा का दैनिकीकरण या संस्थानकरण। तो ये कहलाता है रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करिश्मा का दैनिकीकरण और संस्थाकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से भारी उधार लेकर सामाजिक उद्विकास का नियम तैयार किया। उन्होंने दावा किया कि समाज का पदार्थ एक अनिश्चित असम्मत समरूपता से निश्चित सम्मत विषम रूपता में परिवर्तित होता है। इसे स्थापित करने के लिए उन्होंने किस मौलिक सिद्धांत का उपयोग किया है? ऑप्शन ए जनसंख्या का तनाव सिद्धांत, ऑप्शन बी बल के स्थायित्व और निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत और ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत। तो बताइए किस सिद्धांत का प्रयोग किया है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है बल के स्थायित्व और निरंतरता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ फोर्सेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाइल दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में क्लासिक पद्धति शास्त्र के नियमों के अनुसार एक सामाजिक तत्व में कौन सी दो विशेषताएं बताइए। ऑप्शन ए बाह्यता और बाध्यता, ऑप्शन बी व्यक्तिपरकता और स्वैच्छिकता, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अपरिहार्यता और अलगाव, और ऑप्शन ए जैविक एकता और मनोवैज्ञानिक अपचयनवाद। तो बताइए सोशल फैक्ट सामाजिक तत्व की कौन सी दो विशेषताएं बताइए इमाइल दुर्खिम में। तो ये बताया एक्सटर्नैलिटी और कॉन्स्टेंट, बाह्यता और बाध्यता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक ढांचा GWF हेगल के दर्शन को संशोधित करने में गहराई से निहित था, जबकि हेगल ने तर्क दिया कि इतिहास परम विचार आत्मा का विकास है। मार्क्स ने दावा किया कि इतिहास की प्राथमिक प्रेरक शक्ति है। ऑप्शन ए धार्मिक चेतना और वैचारिक बहस की, ऑप्शन बी संरचनात्मक राजनीतिक नौकरशाही के विस्तार की, ऑप्शन सी वास्तविक भौतिक उत्पादन के संबंध और आर्थिक ताकतों की, और ऑप्शन डी व्यक्तिगत एजेंसी के मनोवैज्ञानिक विकास की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, वास्तविक भौतिक उत्पादन के संबंध और आर्थिक ताकतों की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श कौन समाजशास्त्र सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिशीलता में वर्गीकृत करते निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सामाजिक स्थितिकी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन है मानव मन के क्रमिक विकास और प्रगति के नियम का, ऑप्शन बी सामाजिक सह अस्तित्व और व्यवस्था की स्थितियों और संस्थाओं की कार्यात्मक परस्पर निर्भरता का, ऑप्शन सी सामंतवाद से औद्योगिक पूंजीवाद में क्रांतिकारी संक्रमण का, और ऑप्शन डी विभिन्न क्षेत्रों में विचलन दरों के सांख्यिकी मापन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सामाजिक सह अस्तित्व और व्यवस्था की स्थिति और संस्थाओं की कार्यात्मक परस्पर निर्भरता का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक अपवर्जन का विश्लेषण सामाजिक अवरोधन सोशल क्लोजर के माध्यम से किया, जहां समूह बाहरी लोगों के लिए संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करके अपने पुरस्कारों को अधिकतम करते हैं। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी डॉक्टर पार्सन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी जॉर्ज सिमन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है मैक्स वेबर। सोशल क्लोजर की बात कौन करते हैं, मैक्स वेबर करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण के अध्ययन में किस विचारक ने यह समझाने के लिए धर्मनिरपेक्ष लौकिक समाजीकरण सेकुलर सोशलाइजेशन की संरचनात्मक प्रकारवादी अवधारणा पेश की कि आधुनिक प्रणालियां नातेदारी आधारित मूल्यों के बजाय नौकरशाही और सार्वभौमिक मूल्यों को कैसे प्रसारित करती है। ऑप्शन ए GH मीड ने, ऑप्शन बी चार्ल्स फूले ने, ऑप्शन सी डॉक्टर पार्सन ने, और ऑप्शन डी रॉबर्ट डेडफील्ड ने। तो इसकी बात करते हैं डॉक्टर पार्सन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष के संबंध में किस शास्त्रीय अंतःक्रियावादी संरचनात्मक विचारक ने संघर्ष को न केवल एक विनाशकारी शक्ति के रूप में बल्कि एक ऐसी सहचारी सामाजिक रूप में देखा जो सक्रिय बातचीत के माध्यम से व्यक्तियों को संरचनाओं में बांधता है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पैरेटो। ये डिफिनेशन संबंधित है जॉर्ज सिमन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसात्करण और परसंस्कृति ग्रहण के बीच के अंतर को मिल्टन गार्डन द्वारा गहराई से आगे बढ़ाया गया था। उनके क्रियात्मक चरणों के अनुसार आत्मसात्करण का कौन सा रूप तब होता है जब अल्पसंख्यक समूह प्राथमिक समूह स्तर पर मेजबान सामाजिक गुटों क्लबों और संस्थानों
में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक आत्मसातकरण, ऑप्शन बी सांस्कृतिक आत्मसातकरण, ऑप्शन सी है वैवाहिक आत्मसातकरण, ऑप्शन डी नागरिक आत्मसातकरण। तो अभी मैंने आपको बताया मेल्टन गॉर्डन किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन की, संरचनात्मक आत्मसातकरण की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय विचारक ने एक अत्यधिक विशिष्ट प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित किया जिसमें तर्क दिया कि किसी भी सामाजिक संरचना का अस्तित्व पूर्ण 4 आवश्यकताओं पर निर्भर करता है? एजी मॉडल जिसने दिया है ऑप्शन ए रॉबर्ट के मार्टर, ऑप्शन बी इमैनुएल लेविन, ऑप्शन सी है डी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी टॉलकर पार्सन। ए फॉर होता है एडेप्टेशन, जी फॉर होता है गोल, आई फॉर होता है इंट्रीगेशन, एल फॉर होता है लेटेंसी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टॉलकर पार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटलीकरण और आधुनिक संरचनात्मक सिद्धांतों के संदर्भ में किस समकालीन सिद्धांतकार ने अलगाव एलियनेशन की शास्त्रीय आलोचना का विस्तार करते हुए यह समझाया कि कैसे उन्नत नेटवर्क एक नेटवर्क सोसाइटी का निर्माण करते हैं जहां शक्ति भौतिक स्थानों के बजाय प्रवाह के स्थानों से बहती है? ऑप्शन ए मैनुअल कास्टल, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी पियरे बोर्डू और ऑप्शन डी जुस्टिन हेबरमास। तो बताइए स्पेसेस ऑफ फ्लो की बात कौन करते हैं? ये करते हैं मैनुअल कास्टल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रियावादी सिद्धांत में किसने नाट्यशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से दैनिक अंतःक्रियाओं की सामाजिक प्रक्रियाओं को विश्लेषण किया जिसमें व्यक्तियों को अग्रमंच और नेपथ्य पार्श्व मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेताओं के रूप में माना गया? ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्लूमर ने, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन ने, ऑप्शन सी हैरोल्ड गॉर्फिंकल ने, ऑप्शन डी जीएच मीड ने। तो बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज की बात कौन करते हैं? ये करते हैं गॉफमैन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आदिम प्रणालियों की आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करती है जिसे प्रक्रियात्मक मानव विज्ञानी ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि सांस्कृतिक लक्षणों को संरचना केवल आमूर्त सामाजिक अस्तित्व के बजाय बुनियादी मानव मनोजैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन है डी मेलिनोव्स्की से, ऑप्शन बी है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और ऑप्शन डी क्लिफोर्ड गिब्स। बताइए साइकोबायोलॉजिकल नीड की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं बी मेलिनोव्स्की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के प्रसारण और प्रसार को समझाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक मैन एंड हिज वर्क के लेखक कौन है जिन्होंने एनकल्चरेशन अंतर सांस्कृतिकरण शब्द को प्रचलित किया? ऑप्शन है हस्कोविट्ज, ऑप्शन बी क्रोवर, ऑप्शन सी क्लार्क मिशेल, ऑप्शन ए फ्रेंच बोआस। तो बताइए मैन एंड हिज वर्क। तो ये है हस्कोविट्ज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य प्रकटन प्रबंध इंप्रेशन मैनेजमेंट पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर और ऑप्शन डी हैरोल्ड गॉर्फिंकल। काफी इजी क्वेश्चन है ये, इरविंग गॉफमैन बात करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल प्रोसेस के अंतर्गत कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच आधारभूत वैज्ञानिक अंतर स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैकआइवर पेज, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी पार्कर बर्जेस और ऑप्शन डी ऑगमन और न्यूकॉफ। तो बताइए इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है पार्कर बर्जेस ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट में एवोल्यूशन थ्योरी विकासवादी सिद्धांत को स्थापित करने वाली
हर्बर्ट स्पेंसर की उस पहली पुस्तक का नाम क्या है जो 1855 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने समाजी विकास के जैविक नियमों की आधारशिला रखी? ऑप्शन है फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और ऑप्शन डी है सोशल स्टैटिक्स। ये सारी की सारी पुस्तक आपके हर्बर्ट स्पेंसर की ही है। तो बताइए कौन सी पहली पुस्तक कहलाती है आपके हर्बर्ट स्पेंसर की? तो ये जो पुस्तक है वो है आपके द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ईयर हुआ 1855। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये आई थी पुस्तक 1855 में। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये पुस्तक आई थी 1876 में। फर्स्ट प्रिंसिपल ये पुस्तक कब आई थी? 1862 में, 1862 में। और सोशल स्टैटिक्स ये पुस्तक आई थी 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमानुएल दुर्किम ने सोशल मॉर्फोलॉजी सामाजिक आकार की और श्रम विभाजन के प्रक्रियात्मक प्रभाव को समझाने के लिए अपनी कौन सी पहली आधारभूत पुस्तक 1893 में लिखी थी? ऑप्शन है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन बी द सुसाइड, ऑप्शन सी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और ऑप्शन डी है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। साथ ही मुझे इन सारी बुक्स का ईयर भी आप लोग बताएंगे, कौन सी बुक कब आई थी? तो ये पुस्तक है आपकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये पुस्तक आई थी 1893 में। फिर आई आपकी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। फिर आई आपकी पुस्तक सुसाइड 1897 में। और फिर आई द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा लिखित किस विशिष्ट पुस्तक में सोशल क्लोजर सामाजिक अवरोधन और परिस्थिति समूहों द्वारा संसाधनों पर एकाधिकार करने की सामाजिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है? ऑप्शन है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और ऑप्शन डी द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। ये भी सारी पुस्तकें आपके मैक्स वेबर के भी हैं। तो किस पुस्तक में दिया है सोशल क्लोजर का सिद्धांत? ये पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक समावेश और समावेशन के अंतर्गत किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने एसिमिलेशन इन अमेरिकन लाइफ नामक पुस्तक लिखकर स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन का सब स्तरीय सिद्धांत दिया? अभी मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन का सिद्धांत किसने दिया है। इनकी आप बुक भी जान लीजिए, एसिमिलेशन इन अमेरिकन लाइफ है, किसकी? मिल्टन गॉर्डन की। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामनासी किस आधारभूत पुस्तक में एलियनेशन अलगाव की अवधारणा को पहली बार एक गहन आर्थिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया, जो 1932 में सबसे पहली बार दुनिया के सामने आई थी? ऑप्शन ए डार्क कैपिटल, ऑप्शन ए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी है 1844 में आई थी आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां और ऑप्शन डी है द जर्मन आइडियोलॉजी। तो बताइए कौन सी पहली पुस्तक है? तो ये है आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास एट आर्ट दर्पण का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली युगांतकारी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? ऑप्शन है G.H. मीड, ऑप्शन बी है C.H. गुले, ऑप्शन सी है जॉन डेवी और ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। किसने लिखा ये पुस्तक? तो लिखा ये C.H. गुले ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल थ्योरी प्रक्रियात्मक सिद्धांत के अंतर्गत समाजीय व्यवस्था के संतुलन और गतिशीलता को समझाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल सिस्टम किस शास्त्रीय विचारक द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है डॉक्टर पार्सन, ऑप्शन सी है बी मैनमॉस्की और ऑप्शन डी है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। तो द सोशल सिस्टम किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर पार्सन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी से देखेंगे। क्वेश्चन है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है फ्रेड एंड कर्लिंगर, ऑप्शन बी है विलियम जे गुडे, ऑप्शन सी है पीबी यंग और ऑप्शन डी है पॉल के हार्ट। तो बताइए साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा पीबी यंग ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, ऑप्शन ए मैरी जहोदा, ऑप्शन बी है फ्रेड एंड कर्लिंगर, ऑप्शन सी है मॉर्टन ड्यूस और ऑप्शन डी है स्टुअर्ट डब्ल्यू कुक। तो बताइए फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कर्लिंगर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड इन सोशल रिसर्च किनका संयुक्त कार्य है? ऑप्शन ए गुडेव हार्ट का, ऑप्शन बी यंग और कर्लिंगर का, ऑप्शन सी जहोदा और कुक का और ऑप्शन डी वेबर और दुर्खिम का। मेथड्स इन सोशल रिसर्च बताइए किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक को लिखा है गुडेव हार्ट ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन से कौन से विद्वान जुड़े हैं? ऑप्शन ए पीबी यंग, ऑप्शन बी है विलियम जे गुडे, ऑप्शन सी है जहोदा ड्यूकैन कुक और ऑप्शन डी एफ एन कर्लिंगर। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा जहोदा ड्यूस और कुक ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संचयी अनुमाप क्यूमुलेटिव स्केल के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है लिकट अनुमाप को, ऑप्शन बी है गटमैन के स्कोलोग्राम को, ऑप्शन सी थर्स्टन अनुमाप को और ऑप्शन डी है ऑसगुड मापक को। तो बताइए क्यूमुलेटिव स्केल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गटमैन के स्केलोग्राम को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक अनुमाप उपागम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मतैक अनुमाप उपागम, ऑप्शन है ऑसगुड, ऑप्शन बी है लेकट, ऑप्शन सी है गटमैन और ऑप्शन डी है थर्स्टन। तो बताइए मतैक अनुमाप उपागम कंसेंसस स्केल अप्रोच से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है गटमैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य विश्लेषण उपागम आइटम एनालिसिस अप्रोच का सही अनुमाप के साथ मिलन मैच करना है आपको। थर्स्टन विभेदक अनुमाप कहा जाएगा, ऑप्शन बी लिकट अनुमाप कहा जाएगा, ऑप्शन सी वर्ड विभेदक मापक कहा जाएगा और ऑप्शन डी स्कूलोग्राम विश्लेषण कहा जाएगा। तो बताइए मध्य विश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लिकट अनुमाप, लिकट स्केल से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसगुड का वर्ड विभेदक मापक निर्माण के लिए किस उपागम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए कारक विश्लेषण उपागम, ऑप्शन बी है मतैक उपागम, ऑप्शन सी है संचयी उपागम और ऑप्शन डी है मध्य विश्लेषण उपागम। तो बताइए ऑसगुड का वर्ड विभेदक मापक निर्माण के लिए किस उपागम का उपयोग करता है? तो ये प्रयोग करता है फैक्टर एनालिसिस अप्रोच, कारक विश्लेषण उपागम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण का मापन है जो डेटा सेट के प्रत्येक मान पर विचार करता है? ऑप्शन है रेंज, ऑप्शन बी है बहुलक, ऑप्शन सी है मानव विचलन और ऑप्शन डी है माध्यिका। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण का मापन है जो डेटा सेट के प्रत्येक मान पर विचार करता है? बताइए क्या है? तो ये है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध अंतर चतुर्थक सीमा को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? ऑप्शन ए माध्य विचलन, ऑप्शन बी है चतुर्थक विचलन, ऑप्शन सी है प्रसरण और ऑप्शन डी है विस्तार। तो इसे
चतुर्थक विचलन के नाम से जाना जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परिक्षेपण का मापन नहीं है? ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी मान्य विचलक, माध्य विचलन, ऑप्शन सी है मानक विचलन और ऑप्शन डी माध्य। तो बताइए प्रक्षेपण का मापन इनमें से कौन सा नहीं है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये आपका माध्य नहीं है, ये क्या है? सेंटर टेंडेंसी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाशासी शोध में परिक्षेपण का कौन सा मापन चरम मानों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी है रेंज, ऑप्शन सी है बहुलक और ऑप्शन डी है अर्ध अंतर चतुर्थक सीमा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी रेंज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें संभवतः प्रतिदर्शन का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयोजनात्मक प्रतिदर्शन, ऑप्शन बी कोटा प्रतिदर्शन, ऑप्शन सी यादृच्छिक प्रतिदर्शन, ऑप्शन डी सुविधा प्रतिदर्शन। तो बताइए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से कौन संबंधित है? तो ये आपका रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन किस सांख्यिकीय उपकरण को विकसित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी सहसंबंध गुणांक, ऑप्शन सी है प्रतिचयन त्रुटि और ऑप्शन डी है बहुलक। तो बताइए किस उपकरण को विकसित किया था कार्ल पियर्सन ने? तो ये विकसित किया था सहसंबंध गुणांक को, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर संभवता प्रतिदर्शन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है स्थिर प्रतिचयन, ऑप्शन बी व्यवस्थित प्रतिचयन, ऑप्शन सी क्लस्टर प्रतिचयन और ऑप्शन डी पर्पल्सिव मतलब उद्देश्यपूर्ण कह लीजिए प्रयोजनात्मक प्रतिचयन। नॉन प्रोबेबिलिटी से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन डी पर्पल्सिव सैंपलिंग। बाकी आपका रैंडम सैंपलिंग से संबंधित है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। संभवता निदर्शन से स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है सहसंबंध के द्वारा, ऑप्शन बी माध्यिका के द्वारा, ऑप्शन सी प्रतिचयन के द्वारा और ऑप्शन डी अनुपापक के द्वारा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है माध्यिका के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थितिक औसत के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका मान एक व्यवस्थित श्रृंखला में इसकी स्थिति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी है बहुलक, ऑप्शन सी माध्यिका और ऑप्शन डी है हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। तो पोजिशनल एवरेज किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं माध्यिका को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी जनगणना रिपोर्ट पत्रिकाओं और समाचार पत्रों जैसे स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टर्शरी और ऑप्शन डी ओरल डेटा। तो सरकारी जनगणना रिपोर्ट पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से प्राप्त जो डेटा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी, द्वितीयक डेटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संग्रह की किस विधि में एक शोधकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने सवाल पूछता है? ऑप्शन है डाक प्रश्नावली में, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष मौखिक जांच में, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार में और ऑप्शन डी सामग्री विश्लेषण में। तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। एम्बुजाइमेंट थीसिस जो श्रमिक वर्ग द्वारा मध्यम वर्ग के मूल्य को अपनाने का अध्ययन करती है किस अध्ययन से जुड़ी है? ऑप्शन है एफ्लुएंट वर्कर, ऑप्शन बी द पावर एलीट, ऑप्शन सी है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी और ऑप्शन डी द पॉलिश पीजेंट। तो बताइए
एम्बोजॉयमेंट थीसिस, जो मिडिल क्लास से संबंधित है, किसमें इसकी बात की गई है? ये संबंधित है द एफ्लुएंट वर्कर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके राइटर कौन है? जॉन गोल्डथॉर्पे हैं, डेविड लॉकवुड हैं और फ्रैंक बेचोफर और जेनी प्लैट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।